नमस्कार दोस्तों, चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। ये उसी पार्ट का हिस्सा है जिसमें एएमएम के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, जो 70% रेगुलर कोटे के तहत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के द्वारा आयोजित किया गया था 30 जनवरी 2021 को। तो हमने पार्ट ए को, टेक्निकल पार्ट को सॉल्व किया है। इसमें काफ़ी साउंड की प्रॉब्लम है, पर देखते हैं। हम इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि साउंड जो है वो अच्छी तरह से आए। लेकिन अगर वीडियो भी चलता है और जिसमें आप आंसर देख सकते हैं और पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं और ब्लॉग पे जाके वहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं सॉल्व किया है तो वहाँ ब्लॉग पे जा सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। और ये क्वेश्चन जो उपलब्ध हुआ है वो अंग्रेजी माध्यम से ही, इंग्लिश वर्जन में ही उपलब्ध हुआ है, तो हिंदी वर्जन की संभावनाएँ नहीं हैं, तो उसकी डिमांड कृपया ना करें। तो चलिए हम पार्ट बी में चलते हैं और वहाँ पे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं और राजभाषा के क्वेश्चन है उनको एक पार्ट में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पार्ट सेक्शन बी में चलते हैं। हम आगे हैं सेक्शन बी, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, आप और मिलके हम साथ में सॉल्व करेंगे और अपने ज्ञान को एनहांस करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस तरह के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी कितनी लेवल ऊंची नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट, ऑप्शन ए पटना, बी जयपुर, बी सी हैदराबाद एंड डी इज नई दिल्ली। यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो सी हैदराबाद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर गिगेंटिक रॉक कट स्टैचू ऑफ बुद्धा? ए बामियान, बी बोरोबुदर, सी अनुराधापुरम और डी अंगूर वाट। सही आंसर ए होगा बामियान, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3, Kandla is situated on the Gulf of Kutch is well known for which of the following? A. Export Processing Zone (EPZ), B. Center for Marine Food Products, C. Cutting and polishing of diamonds, D. Shipwreck Industry. The right answer is Export Processing Zone. ये इंडिया का पहला प्रोसेसिंग जोन है। कांडा इज द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया। ये कवर करता है 310 हेक्टेयर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, और ये 9 किलोमीटर दूर है जो कांडला पोर्ट है उससे। ठीक है, तो ये कांडला के नाम से ही जाना जाता है। और ये इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्टिंग हब जो हैं उनके लिए फेमस है, जिसमें फूड ग्रेन्स और इम्प्रिंटिंग ले सकते हैं, या फिर जो हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट है उसके कारण ये काफ़ी फेमस है। तो आई होप कांडला के बारे में इतना काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, सबसे हार्ड जो उपलब्ध पदार्थ है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है गोल्ड, बी आयरन यानी कि लोहा, सी डायमंड यानी कि हीरा और डी प्लेटिनम, दैट मीन्स प्लेटिनम। तो जो इनको नापा जाता है MOHS स्केल होता है। ठीक है, गोल्ड का 2.5 होता है, डायमंड का जो MOHS स्केल है वो 10 है, और जो प्लेटिनम का है 4 to 4.5। इस हिसाब से डायमंड इज द टॉप मोस्ट, सो इसका आंसर डायमंड होगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैविंग ए कोटिंग ऑफ, तो गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट को जब गैल्वेनाइज किया जाता है तो उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग की जाती है, किस चीज़ के पर चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए है लीड, बी क्रोमिनियम, सी जिंक एंड डी इज टीन।
तो जिंक का गैल्वेनाइजेशन जब किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द प्रोटेक्टिव जिंक cooling to seed or iron in order to prevent it from the rusting, यानी कि जंग से बचाने के लिए जिंक का गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान उन पे एक परत चढ़ाई जाती है जिससे जंग नहीं लगे। मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर, जो सबसे ज़्यादा वाटर में घुल जाए ऐसा पदार्थ कौन सा है? कंफर यानी कि कपूर, बी सल्फर, सी कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक जो है, और डी शुगर, क्या बोलेंगे, शुगर, चीनी, यस राइट, चीनी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है सी नहीं होगा, डी होगा, शुगर यानी कि चीनी। चीनी ही मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर। इन ऑप्शनों के आधार पे सबसे बेस्ट ऑप्शन शुगर होगा। ठीक है। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली, एलपीजी के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पे मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन ही इनका कॉम्बिनेशन होता है एलपीजी का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, तो एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवार्डेड, मतलब किस किस डिसिप्लिन यानी कि किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो ये 1901 में शुरू किया गया था और फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन और लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स, इन सभी में दिया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर इस तरह के सवाल आते हैं और ऑल ऑफ द एबोव आते हैं ना, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो भी। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक्स को 1968 के दौरान ही इनको ऐड किया गया था, तो उस हिसाब से सारे हैं, तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबोव। चलिए, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, जो फायर टेम्पल होते हैं वो किसके पूजा स्थल हैं? तो जोरास्ट्रियन जो पारसी लोग होते हैं ना, उनका फायर टेम्पल हमारा आंसर होगा। ठीक है, उनका पूजा स्थल फायर टेम्पल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ, ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये ड्यूरेंट कप जो है वो 1888 में फर्स्ट टाइम शिमला में खेला गया था और ये एशिया के सबसे जो फुटबॉल जो है, जो टूर्नामेंट है, उनमें सबसे पुराना है। तो इस हिसाब से ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था और ये इस तरह के सवाल बहुत सारे एग्जामों में आए हैं जहाँ पे मैंने देखा है। हम एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो लगता है कि इस क्वेश्चन पे वीडियो बनाना चाहिए उनको लिया जाता है, जो हार्ड होते हैं, जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं और जो आपके जो वीडियो देखते हैं उनके काम का हो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन को लेना कोई ये नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इकोनॉमिक गुड्स आर, ठीक है, इकोनॉमिक गुड्स क्या है? ऑल कमोडिटीज दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कंपेयर्ड टू देयर डिमांड्स, मतलब जो कमोडिटीज जो होते हैं, आवश्यकता की चीज़ जो होती है वो क्वांटिटी में कम हो और डिमांड की अपेक्षा। ठीक है, उनकी एक नियत मात्रा होनी चाहिए, लिमिटेड इन क्वांटिटी यानी कि नियत मात्रा होती है और वो डिमांड की अपेक्षा वो हो जाते हैं। बी है कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। ठीक है, सी है कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल मोर एज कंपेयर टू डिमांड एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर जो है वो कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन इस तरह की नहीं होती है क्योंकि मुझे थोड़ा शक है, तो मैं इसे चेंज करूँगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। इकोनॉमिक गुड्स आर ऑल कमोडिटीज दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू देयर डिमांड।
B, commodities that is available according to their demand. C is commodity that is available more as compared to demand, and D is none of the above. All commodities that are limited in quantity as compared to their demand is economic goods. तो मुझे यहाँ पे मैं इसको चेंज करते हुए अपना ऑप्शन ए को सही मानता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, फ्री मार्केट इज, दैट मीन्स फ्री मार्केट क्या है? ऑप्शन ए कंडीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर नेशंस डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटी, ओके, और अदर्स टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। बी, यहाँ पे ये होना चाहिए, डू नॉट इम्पोज कस्टम ड्यूटी और अदर्स टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट गुड्स। बी, मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। C, port that are exempted from payment of customs duty on articles of commerce primarily to encourage tourism, and is none of the above. यहाँ पे जो B ऑप्शन है is the nearest about our thinking, ठीक है। Free market is market where the price of the commodity is determined the free play of the forces of the supply and demand. ये सही आंसर लग रहा है मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके बारे में जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सही है? Started as a math teacher and rose to position of the principal, Ferguson College, Pune. Founded the Servant of India Society in 1905. Served as a president of Indian National Congress in 1905, and is all of the above. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो all of the above होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, Galileo was an Italian astronomer who, option A, developed the telescope. B, discovered 4 satellites of Jupiter. C, discovered that the movement of pendulum produced a regular time measurement, and D, all of the above. यहाँ पे उसने सारे काम किए हैं गैलीलियो जी ने, ठीक है। उन्होंने डेवलप किया था इस टेलीस्कोप को, जुपिटर के 4 सैटेलाइट थे उनको भी डिस्कवर किया था, और पेंडुलम का भी आविष्कार किया था जो अभी हमारे बहुत काम आता है, ठीक है, उनको भी डिस्कवर किया था। तो चलिए 15 का डी आंसर होगा। द ओर विच इज फाउंड एबंडेंस इन इंडिया, कौन सा खनिज पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में? ऑप्शन ए मोनाजाइट, बी है फ्लूस्फर, एंड डी इज बॉक्साइड, सी इज बॉक्साइड, एंड डी इज मैग्नेटाइट। तो यहाँ पे मोनाजाइट है ना, ये बहुत पाया जाता है, ठीक है। मोनाजाइट एक्चुअली जो बलुआई मिट्टी होते हैं वहाँ पे चमकीला होता है, ठीक है, वही मेरे ख्याल से है। इसके बारे में पढ़ना उचित रहेगा, चलिए कभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप of several chemicals and elements. The element present in the highest proportion, 65% in the body. A, carbon, B, hydrogen, C, oxygen, and D is nitrogen. तो ऑक्सीजन जो है ना हमारे बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन 17 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Question number 18, the India's highest annual rainfall is reported at Manasharam, Meghalaya is the right answer. Option C is the right answer. ठीक है। Question number 19, the only private sector refinery set up by the Reliance Petroleum Limited is located at Jamnagar is the right answer. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज हैज इंस्टीट्यूटेड एन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन? जमनालाल दास बजाज अवार्ड। ठीक है, जमनालाल बजाज अवार्ड जो है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 3 क्षेत्र जो है वो नेशनल लेवल के होते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल का होता है। ठीक है, ये जो गांधीयन वैल्यूज़ है, गांधीयन जो विचारधारा है उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। फिर जो कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक विकास सर्विस है उनके बारे में दिया जाता है। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक उत्थान के लिए दिया जाता है। और ये 1977 के आसपास इस्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्रियन स्टडीज़ जो है ये हरियाणा की तरफ से है, तो ये भी नहीं है। अब आर.डी. बिरला स्मारक कोष जो है ना, ये अवार्ड दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड है। ठीक है, तो अब बच गया ऑप्शन जीबी पंत मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से, तो यही सही आंसर है। और ये तब से किया गया था जब लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल हुआ करते थे 1995 में। ठीक है, और जब स्टार्ट किया गया था तो ये 1991 से 1996 के बीच के सभी लोकसभा जो है ना उनके पार्लियामेंटेरियन के लिए ये किया गया था। जीबी पंत जो है ये गोविंद बल्लभ पंत, ये हिंदी के लिए भी उन्होंने काम किया था और ऐसे गृह मंत्री भी रहे थे। ये फ्रीडम फाइटर भी थे और अगर आपको याद हो तो काकोरी कांड का इन्होंने पैरवी भी किया था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो इनके ये काफ़ी 1957 में आई थिंक इनका देहांत हुआ था और इनको हार्ट अटैक आया था। और जो विधान चंद्र राय जो मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, डॉक्टर विधान चंद्र राय, तो उन्होंने इनका इलाज भी किया था लेकिन वो उनको बचा नहीं पाए थे। तो चलिए, जीबी पंत के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड of India, Bharat Ratna, has been awarded to only 2 foreigners, 2 विदेशियों, so far one of the नेल्सन मंडेला and the other is अब्दुल गफ्फार खान। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया था 1990 में और अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें लाल कुर्ता वाले आंदोलन के लिए जाना जाता है 1987 में दिया गया था। ठीक है, बाकी की जो ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचोव, मार्शल टिटो और अब्दुल वाली खान, इनका कोई लेना देना नहीं है भारत रत्न से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, MOV एक्सटेंशन ऑफ रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ लाइफ है? तो ये एक्चुअली एनिमेशन एंड मूवीज फाइल होते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है। तो ये है आपका मूवीज एंड ये फाइल। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट फ्रीक्वेंसी रेंज इज द हाई फ्रीक्वेंसी बैंड? तो जो ऐसा है कि द हाई फ्रीक्वेंसी बैंड इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 to 30 मेगाहर्ट्ज AM रेडियो स्टेशंस जो होते हैं आर इन द HF बैंड बट नॉर्मली आर द स्टार्टेड इन किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड सत्यमेव जयते जो अपना सिंबल है, इनेबल है ऑफ इंडिया, टेकन फ्रॉम। ठीक है, उनके बेस के नीचे ये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, सी मुंडकोपनिषद एंड रामायण। तो आपको डायरेक्ट ही पता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यही सही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डी इज जनरल असेंबली। तो जनरली जो होता है द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटेरिएट जो है ना, यही सब हैं। तो मैंने जो 3 नाम लिए हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड जनरल असेंबली। ठीक है, तो दैट मीन्स कि द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई मेन ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान एंड डी इज म्यांमार। हमने आपके लिए यहाँ पे ये एक किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है, MBBS पीना। ठीक है, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल एंड A से अफगानिस्तान। तो लास्ट के जो है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार का सार्क कंट्रीज से कोई लेना देना नहीं है, ये मेंबर नहीं है। तो ये अगर आप याद रखते हैं कि सार्क में कौन कौन से मेंबर हैं तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं, वो किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी शेरशाह सूरी। यहाँ पे जो सही आंसर है वो ए है अकबर। अकबर ही एक ऐसा राजा था जो अनपढ़ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। अमजद अली खां इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ए सरोद, बी बीना, सी वायलिन एंड डी सितार। ऑप्शन ए सरोद इज राइट आंसर, यही सही जवाब है। अमजद अली खां सरोद बजाते हैं, उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, दे एटम आर लाइटली पैक्ड, they have high melting power and D is all of the above। तो जो सही आंसर है all of the above होगा। ठीक है, ये सारे गुण आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ऑप्शन all of the above या all आर एज अबव जो भी आए, इनमें ये सभी सही हैं, ऐसा कभी ऑप्शन आए तो आप अगर आपने देख लिया कि 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं तो आप तीसरे ऑप्शन को बिना पढ़े अपने टाइम को बचा सकते हैं और उसका इस्तेमाल अगले दूसरे क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऑल ऑफ द अबव ज़्यादातर सही होते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले कई वीडियो में भी जिक्र किया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, हु इन्वेंटेड जेट इंजन? सही आंसर है सर फ्रैंक वाइटल। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही सही आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक वाइटल ने किया था। सेक्शन बी का ही एक और पार्ट है, राजभाषा नीति एवं संवैधानिक उपबंध संबंधी प्रश्न। ठीक है, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1/10/1963, बी 20/3/1963, सी 14/9/1950, सॉरी बी 20/3/1964, सी 14/9/1950 एंड डी इज इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मैंने आपके लिए ये हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया।
क्योंकि 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार ख क्षेत्र से क क्षेत्र को कितने प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है? ए 85%, बी 95%, सी 90% एंड डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आपको समझ लेना चाहिए कि हिंदी से संबंधित जो हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2021 और 22 के लिए जो वार्षिक कार्यक्रम बने हैं, इसके 2 पेज हैं, यानी कि टोटल 16 पॉइंट्स हैं जिनको आपको देख लेना चाहिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपके पास ये उपलब्ध नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ब्लॉग के साइट पे किसी तरह उपलब्ध किया जाए, और अगर आपको किसी माध्यम से जैसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूरत है तो आप मुझसे कर सकते हैं और मैं आपको डेफिनेटली ये प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे इसका जिक्र करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए पारित अधिनियम क्या है? ए राजभाषा संशोधित अधिनियम 1968, बी राजभाषा संशोधित अधिनियम 1987, सी राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967 और डी इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो सी है, राजभाषा संशोधित अधिनियम 1967। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, संबंधित मंत्रालय विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति के द्वारा की जाती है? ए संसदीय राजभाषा समिति, बी संसदीय राजभाषा की दूसरी उप समिति, सी हिंदी सलाहकार समिति एंड डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सी हिंदी सलाहकार समिति। हिंदी सलाहकार समिति जो है वो संबंधित विभाग और मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता में इसका समीक्षा किया जाता है, और ये साल में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाती है। ठीक है, तो संबंधित मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर गृह मंत्रालय है, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये वार्षिक कार्यक्रम आपको पढ़ लेना चाहिए। ये इनके गृह मंत्रालय के साइट पे जो है वो उपलब्ध है। आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं, और उन्होंने काफ़ी करीने से यानी कि तरीके से इस जो वार्षिक कार्यक्रम है उनको डेवलप किया है। तो जैसे कि टिप्पणी के लिए 75% मार्क जो है 70% होने चाहिए हिंदी में टिप्पण के लिए जो क क्षेत्र के लिए है, और 50% ख क्षेत्र के लिए है, और ग के लिए 30% है। इसी तरह हिंदी प्रशिक्षण भाषा टंकन आशुलिपि के लिए तीनों क्षेत्रों क ख ग के लिए 100% है। उसी तरह द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री भी तैयार करना है, वो भी 100% है। कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्विभाषी रूप में खरीद करने के लिए भी 100% किया गया है, और जो वेबसाइट बनाए जाएंगे वो भी द्विभाषी होंगे, वो तीनों क के लिए 100% है। नागरिक चार्टर या जन सूचना बोर्ड आदि का प्रदर्शन भी कम से कम द्विभाषी होने चाहिए, और वो भी 100% का टारगेट इनको दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको देख लेना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, और एक और बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। एक सेट को बनाने वाला जो एग्जामिनी होता है, जो बनाते हैं एग्जामिनर, तो वो उनको जिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं भी है तो उतना मार्क्स उसमें मिल जाए कि आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन सी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है?
ए पत्राचार एवं प्राइवेट, बी नियमित गहन और पत्राचार, सी नियमित गहन पत्राचार एवं प्राइवेट, और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी है, नियमित गहन पत्राचार एवं प्राइवेट। ये चारों सुविधाएं प्रशिक्षण के लिए हमको उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हिंदी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होने के लिए कौन योग्य है? ए केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और अधिकारी, बी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, सी केंद्र सरकार के श्रेणी 3 कर्मचारी और उससे ऊपर के अधिकारी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट जो कागजात उपलब्ध हैं उसके हिसाब से सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वैसे अब ग्रुप सी और डी जैसा कुछ रहा नहीं है, तो ये भी है। और जो अभी मान लो कि ग्रुप डी यानी कि 1800 पे ग्रेड के अंदर है, उनको हिंदी वार्तालाप के जो 30 घंटे का कार्यक्रम है उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन जो पाठ्यक्रमों के लिए है वो शायद उनके लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज़्यादा पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38 आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? यानी कि वो त्रिभाषी तो होते ही हैं, लेकिन क्रम कौन सा होगा? ठीक है, ABCD में तीनों में यही ऑप्शन है। प्रादेशिक अंग्रेजी हिंदी ए, अंग्रेजी हिंदी प्रादेशिक बी, प्रादेशिक हिंदी अंग्रेजी। तो इसके लिए मैंने आपके पास ये RHE का ऑप्शन दिया है, रीजनल हिंदी इंग्लिश। यही इसका आपका सही जवाब होना चाहिए। ये मैंने पिछले हिंदी की वीडियोस में इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो RHE या अगर आपको याद है तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा कितने प्रतिशत हिंदी में टिप्पण किया जाना अपेक्षित है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे वार्षिक कार्यक्रम, उसके अंदर ही इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया है, अगर चाहे तो आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि आपको कितना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शन को पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए 100%, बी 50% एंड सी 75%। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क क्षेत्र के लिए 75% है, ख क्षेत्र के लिए 50% है और ग क्षेत्र के लिए 30% है। तो इस हिसाब से हमारा क क्षेत्र 75% को लेता है। यहाँ पे ख क्षेत्र होगा और 30% जो होगा वो ग क्षेत्र के लिए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। 40 पे वर्ष में हिंदी के सलाहकार समिति की कितनी बैठकें अपेक्षित हैं? अभी हमने ऊपर भी जिक्र किया था कि हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? संबंधित मंत्री की अध्यक्षता में होता है। संबंधित विभाग के जो मंत्री होते हैं उनकी जो प्रचार की जो प्रोग्रामी प्रगति की समीक्षा है उसकी जांच की जाती है, और साल में कम से कम 2 बैठकें आयोजित करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये अपेक्षित है कि भाई जो अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 2 बैठकें हो। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के जो आपके किसी नियर एंड डियर के काम आ सकता है या मदद कर सकता है तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में है, शेयर करना आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और हम उसमें देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।